नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम एमपीपीएससी 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। तो ये 2017 का एपिसोड नंबर 2 है। मतलब आज हम 2017 के दूसरे एपिसोड पे चर्चा करेंगे। वैसे एमपी का अभी तक 7 एपिसोड हो चुका है और आज यह 8वां एपिसोड है। तो आप लोग, आशा है कि 7 एपिसोड आप लोगों ने देख लिया होगा और जिसने अभी नहीं देखा है तो उस 7 एपिसोड को आप जरूर देखिए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और कई बार उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप उसे मिस ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप देखें, 7 एपिसोड को देख लें और फिर उसके बाद आप 8वें एपिसोड को देखें। तो उससे क्या है कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हो जाता है, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन से रिपीट हो जाए, तो जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, उसको सॉल्व करके एग्जाम में जाना चाहिए। आपके पास समय भी कम है, तो वही हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं और हमारा टॉपिक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप लोग सीसैट के नाम से जानते हैं या जीएस पेपर। तो चलिए बिना देरी के आज हम सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन है हमारा क्या है, लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है ना, जिसको हम लोग पूर्व धारणा या कथन कार्यवाही, कथन तथा कारण, ऐसे प्रश्न जिसमें होते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देश है। सबसे पहले क्या है, डायरेक्शन है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, मतलब इससे आगे और भी प्रश्न है कि पहले एक कथन है और उसके नीचे 2 पूर्व धारणाएं, 1 और 2 दिए गए हैं। पूर्व धारणा का मतलब एजम्पशन। एजम्पशन क्या होता है, जब आप कोई कथन या कोई स्टेटमेंट आप जब देते हैं या कोई नोटिस निकालते हैं तो उससे पहले आप क्या क्या सोच के वो नोटिस निकाले होंगे, उसी को कहते हैं पूर्व धारणा। ठीक है, तो आपको दिए गए पूर्व धारणाओं पर विचार करके तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणाएं या पूर्व धारणा कथन में प्रभावशाली है। तो दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। तो फिर 4 विकल्प है। अगर पूर्व धारणा 1 सही है तो पहला ऑप्शन सही होगा। अगर पूर्व धारणा 2 प्रभावशाली है, प्रभावशाली का मतलब कितना ठोस है वो, हो सकता है कि सब सही हो, दोनों सही हो पूर्व धारणा, लेकिन उसमें से भी सबसे बेटर जो होगा आप उसको लेंगे। अगर दोनों भी बहुत प्रभावशाली है तो वो भी ऑप्शन हो सकता है, और अगर दोनों प्रभावशाली नहीं है तो वो भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस, मतलब कथन कि आजकल नदियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बात सही है कि नदियों का संरक्षण करना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले या इस स्टेटमेंट को जारी करने से पहले जो लिखने वाला है वो क्या सोचा होगा, उसकी पूर्व धारणाएं क्या रही होगी, बेसिकली ये है हमारा क्वेश्चन। तो यह जल संकट को कम करेगा, बात सही है, तभी तो ये बात लिखा होगा ना, जल संकट को कम करेगा, तभी नदियों का संरक्षण जरूरी है। सही। यह हमारे पारिस्थितिक जीवन तंत्र की रक्षा करेगा, ये भी सही बात है, क्योंकि जल ही जीवन है, ये तो आपको पता ही है। तो नदियों का संरक्षण जरूरी है और दोनों पूर्व धारणाएं हमारा सही है, मतलब प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, वही है निर्देश। निर्देश सब में सेम है तो हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे कथन पे आते हैं कि बहुत सी सेवाओं को अब सूचना के अधिकार, मतलब आरटीआई, आप लोग आरटीआई तो बहुत सुने होंगे, कई लोगों ने आरटीआई डाला भी होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। मतलब बहुत सारे, मतलब सेवाओं को, ठीक है, बहुत सारी सेवाओं को आरटीआई के अंतर्गत लाया गया है। क्या सोच के लाया गया होगा, ये है हमारा प्रश्न। तो पूर्व धारणा 1 है कि इससे और अधिक पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी। सही बात है, अगर आप आरटीआई डाल के किसी चीज़ की जानकारी लेंगे और मतलब उसको जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप आरटीआई डालेंगे वो आपको उसकी जानकारी साझा करे, तो इससे ये मतलब है कि वो और पारदर्शिता आएगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। और पूर्व धारणा दूसरा है कि इससे और अधिक जवाबदेही आएगी। जाहिर सी बात है, आप जिससे भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप आरटीआई डालेंगे तो वो आपको जवाब देते हैं, तो मतलब उनकी जवाबदेही है ना, तो इससे और जवाबदेही बढ़ेगी। जब जब आरटीआई आप डालेंगे तो उनको जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए दोनों यहाँ पे पूर्व धारणाएं हमारी ठोस है, मतलब प्रभावशाली है। तो ऑप्शन सी यहाँ भी सही है। अब देखते हैं एक तीसरा क्वेश्चन है, निर्देश वही रहेगा, कथन
सभी नागरिकों को निचले न्यायालय के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है। ये बात आपको पता होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो आप उच्च न्यायालय जाते हो, और अगर उच्च न्यायालय में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, मतलब सर्वोच्च न्यायालय। तो उसी पे आधारित है कि सभी नागरिकों को निचले न्यायालय के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है। क्या ये पूर्वधारणा रही होगी? क्यों ऐसा कहा गया होगा? क्योंकि निचले न्यायालय कुशल नहीं है जबकि उच्च न्यायालय बेहतर है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, आप इसके बारे में ऐसी बात नहीं कह सकते कि निचली अदालत जो है वो कुशल नहीं है। अगर कुशल नहीं है तो फिर गवर्नमेंट उसको चला क्यों रही है? बंद कर देना चाहिए, सीधे फिर लोग उच्च न्यायालय ही जाते। ऐसा नहीं है, जहां लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं लगता है तो फिर अपना लोग उच्च न्यायालय में अपील करते हैं, लेकिन निचली अदालत कुशल नहीं है, यह कहना गलत। निर्णय में त्रुटि की संभावना हो सकती है। देखिए, संभावना वर्ड यहाँ पे इस कथन को प्रभावशाली बना रहा है। संभावना तो कुछ भी हो सकता है ना, तो निचली अदालत से त्रुटि हो सकती है, ऐसी संभावना हो सकती है, तो ये कथन हमारा प्रभावशाली है। तो इस तरह मेरा उत्तर हो जाएगा पूर्वधारणा 2 प्रभावशाली है। अब देखते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है, चौथा जो भी होगा कथन। यहाँ भी हम सीधे कथन पे आते हैं। बहुत से देशों में संसदीय लोकतंत्र काम करता है, मतलब बहुत से देशों में संसदीय लोकतंत्र काम करता है। क्या पूर्वधारणाएं रही होगी संसदीय लोकतंत्र में काम करने में? तो यह जनता की समग्र राय का प्रतिनिधित्व करता है। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं नेता, तो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ये तो सही बात है। और दूसरा, यह हमेशा लोगों की आकांक्षाओं को परिपूर्ण करता है। देखिए, ये भी नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि आप ये हमेशा वर्ड भी इसको निगेटिव बना रहा है। अगर जनता जो चाह ले फिर सरकार वैसा करे, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो फिर तो आप कुछ भी चाह लेंगे, सरकार से अपील करते रहेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। तो ये हमेशा वर्ड भी गलत है। मतलब जो लगे कि हाँ ये जरूरी है, वही सरकार उस पर निर्णय लेती है। ऐसा नहीं कि हर आकांक्षाएं आपकी पूरी करेगी सरकार, ऐसा भी नहीं है। तो ये हमारा डाउटफुल है, तो हम कह सकते हैं केवल 1 प्रभावशाली है। फिर है निर्देश, वही बात है, इसमें भी कथन है कि लगभग सभी नियुक्तियों में पहले 1 या अथवा 2 वर्ष परिवीक्षा, मतलब प्रोविजन पीरियड जो होता है ना, आप कभी नौकरी करेंगे या कर रहे होंगे तो प्रोविजन पीरियड होता है ना। प्रोविजन पीरियड में क्या होता है, आपको 1 या 2 साल के लिए वो एक तरह से आप उसके दायरे में काम करते हैं, उसके निरीक्षण में काम करते हैं कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं। वो आपकी कंपनी आपको एक प्रोविजन पीरियड में रखती है। इसके अंतर्गत क्या है कि आपके कार्य की समीक्षा होती है। तो वही बोल रहा है कि क्यों ऐसा किया गया है। और नौकरी का अस्थायीकरण उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है, परिवीक्षा के अवधि के बाद होता है। मतलब जब आप 1-2 साल काम करते हैं ना प्रोविजन पीरियड में, तो वो टेम्पररी होता है। उस दौरान क्या है कि कंपनी आपके, मतलब आपको अगर कार्य अच्छा ना लगा आपका, तो कंपनी आपको टर्मिनेट भी कर सकती है। ऐसा अधिकार होता है कंपनी के पास। और ऐसा भी नहीं कि निकाल ही सकती है, कई बार कंपनी प्रोविजन पीरियड और बढ़ा देती है जिससे आप कार्य को सीख सके। तो इसकी पूर्वधारणा क्या रही होगी कि नियोक्ता को, मतलब जो ज्वाइन कराता है आपको, मतलब कंपनी, कर्मचारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। बात सही है ना। जब आप उसके साथ 1-2 साल काम करेंगे तो आपके बारे में ज़्यादा पता होगा, फिर आपको वो समझ पाएंगे कि आप कैसे कार्य करते हैं। फिर आपके जॉब जो आप कार्य किए उसके आधार पे आपका और भी चीज़ डिसाइड किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या है, नियोक्ता जो कंपनी जो ज्वाइनिंग कराती है वो परिवीक्षा अवधि, मतलब प्रोविजन पीरियड के दौरान अधिक काम करवाना चाहता है। ऐसा नहीं है, ये पूर्वधारणा कभी हो ही नहीं सकती कि प्रोविजन पीरियड इसलिए रखो क्योंकि हम उससे ज़्यादा काम कराएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि सही बात है, उस समय कई लोग एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने कार्य को अच्छा दिखाने के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए। बट वो कंपनी का ऐसा मोटो नहीं होता कि आपसे वो ज़्यादा काम कराए इसलिए आपको प्रोविजन पीरियड, ऐसा नहीं। तो ये डाउटफुल है और कथन 1 ही केवल यहाँ प्रभावशाली हो। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निर्देश है। सबसे पहले वही पढ़ते हैं कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे 2 परिवार के लोग हैं, एक गोल मेज के चारों तरफ रात के खाने का आनंद ले रहे हैं। ये सब लोग इस प्रकार से बैठे हैं कि सबका मुख मेज के केंद्र की तरफ है। ऑब्वियसली खाना तो खाएंगे तो मेज के केंद्र की तरफ मुंह।
और किसी भी दो बगल के लोगों के बीच की दूरी एक समान है। ये भी कंडीशन है कि सारे एक डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। दोनों परिवारों का विवरण नीचे दिया गया। परिवार एक में क्या है, अरुण है पति, आशा पत्नी है, अरूप पुत्र है और अंजलि पुत्री है। परिवार दूसरा जो है वो भास्कर, उसमें पति है, बीना पत्नी है, बीजू पुत्र है और वृंदा पुत्री है। मतलब 8 लोग हैं, है ना, जिसमें कि 4 मेल और 4 फीमेल है। ये तय बात है। ऊपर के लोगों को बैठने का विवरण निम्नलिखित। अब कंडीशन है कि अरुण और भास्कर ठीक आमने सामने बैठे हैं। अरुण और भास्कर मतलब दोनों के पति जो है ना, आमने सामने बैठे। आशा और बीना आमने सामने, फिर पत्नी पत्नी भी आमने सामने बैठी हैं। आशा जो है मेज के सबसे पूर्वी स्थान पे है। देखिए ये तो डायरेक्शन आपको पता होगा ना, ये है पूर्व, ये है साउथ, ये नॉर्थ और ये है ना पूर्व, ये हो गया, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम। मतलब पूर्वी स्थान का मतलब इधर बैठे। ठीक है, ये 3 4 कथन हो गया जो भी है। भास्कर अपनी पत्नी के ठीक दाईं तरफ बैठा है। भास्कर क्या है, अपनी पत्नी के ठीक दाएं तरफ बैठा है, मतलब पत्नी के दाईं ओर। पुत्र जो है अपने अपने पिताओं के बगल में बैठे हैं और पुत्री अपनी अपनी माताओं के बगल में बैठे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए, क्योंकि यही है खाने का मेज, समझ लीजिए। अब इसमें 8 लोग बैठे हैं समान डायरेक्शन में, तो हम ऐसे बना ले। ये देखिए 4 6 और ये 8, ये है केंद्र, जो सबका मुख यहाँ केंद्र। क्लियर। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या बोल रहा है, यहां से चलते हैं कि आशा जो है मेज के सबसे पूर्वी स्थान पे बैठी है। तो आशा जो है, मान लेते हैं यहाँ पे आशा बैठी है, ठीक है, सबसे पूर्वी स्थान। उसके बाद है क्या, आशा के सामने देखिए बीना बैठी है, ये भी अच्छी बात है, यहाँ बीना को बैठा, ये भी फीमेल है। उसके बाद कह रहा है कि भास्कर जो है ना अपने पत्नी के ठीक दाईं तरफ बैठा है। अब भास्कर की पत्नी कौन है, बीना। बीना का दाया किधर होगा, इधर होगा, तो इधर हो जाएगा भास्कर। भास्कर क्या है, मेल है और बीना का पति है। भास्कर के सामने ठीक बैठे हैं कौन, देख लीजिए यहाँ लिखा है अरुण, तो यहाँ पे अरुण बैठे हैं। ठीक है, ये भी मेल है और अरुण और आशा पति पत्नी है, साथ में बैठ गए, ठीक है। पुत्र अपने अपने पिताओं के बगल में बैठे हैं। तो देखिए अब भास्कर का के बगल में 2 जगह है, एक है, तो यहाँ बीना ऑलरेडी बैठी है, तो पुत्र भास्कर का पुत्र इधर ही बैठेगा ना। तो भास्कर का पुत्र कौन है, बीजू। तो देखिए बीजू यहाँ पे बैठ जाएंगे, ये प्लस है। और देखिए अरुण के बगल में एक ही जगह खाली है, क्योंकि इधर इनकी पत्नी बैठी है, तो अरुण का जो पुत्र है वो अरूप, अरूप यहाँ बैठ जाएंगे। अब क्या है कि जो पुत्री है वो अपनी माताओं के बगल में बैठी है। तो देखिए आशा की जो पुत्री है वो अंजलि, आशा की पुत्री अंजलि यहाँ बैठ जाएंगी, कि बगल में बैठना है, एक जगह खाली है, अंजलि। और उसके बाद वृंदा ऑब्वियसली यहाँ बैठेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये ना की पुत्री। तो देखिए 8 लोग यहाँ पे बहुत आराम से बैठ गए, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, आपको सब कुछ पता लग गया। यहाँ ये फीमेल है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मेज के सबसे उत्तरी, ठीक है ना, स्थान पर कौन बैठा है, मतलब उत्तर में कौन बैठा है मेज के, तो देखिए अरूप है ना। ये नॉर्थ, यहाँ मान लीजिए ऐसे डायरेक्शन बना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो देखिए नॉर्थ में कौन बैठा है, अरुण। तो मेरा सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरुण है या अरूप है, अरूप है ना। अरुण तो कहीं और बैठा है, अरुण तो खैर उधर बैठा है ना, तो अरूप है, अरूप मेरा सही जवाब हो जाएगा, अरूप ही है ना, ठीक। अब देख लिए क्या है, वीजू के दाहिनी तरफ कौन बैठा है, मतलब वीजू के दाहिनी तरफ। तो चलिए यहाँ वीजू के दाहिनी तरफ ढूंढिए। बीजू ये है, इनके दाहिनी तरफ कौन है, देखिए बीजू का फेस इधर है तो दाया इधर, मतलब अंजलि। बीजू के दाएं ओर कौन बैठे हैं, अंजलि। ये रहा मेरा सही जवाब। अब इसका क्वेश्चन अगला क्या है, भास्कर के ठीक बगल में बैठे लोग कौन है। 2 लोग बैठे होंगे ऑब्वियसली, तो भास्कर के बगल में 2 लोग कौन बैठे हैं, तो ढूंढ लीजिए। भास्कर के बगल में 2 लोग हैं, बीना और बीजू, है ना। बीना और, देखिए बीना और बीजू, सही जवाब ये है, ठीक।
अब है कि बीना के ठीक उत्तर पूर्व दिशा में कौन बैठा है। उत्तर पूर्व दिशा बीना के बगल में पूछ रहा है। बीना के ठीक उत्तर पूर्व, देखिए बीना कहाँ है, सबसे पहले बीना को ढूंढिए। बीना को यहाँ है, इसके उत्तर पूर्व में। मान लीजिए कि बीना यहाँ बैठी है, इनका फेस ऐसे है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व किधर हो जाएगा, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन ये है ना, नॉर्थ ईस्ट बीच में जो होता है। तो बीना के उत्तर पूर्व डायरेक्शन में कौन है, अरुण। अरुण ही तो है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अरुण, ठीक है, या अरूप। यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो हो सकता है फिर क्या किया होगा ना, इसका दूसरा तरीका ये है कि बीना को यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे ऐसे शो किया गया है कि ये मान लीजिए नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। मतलब बीना का फेस अगर ऐसे होगा, सपोज कर लीजिए उधर उत्तर है, तो फिर इधर आपका नॉर्थ क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और इधर नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन लोग बैठे हैं, तो देख लीजिए, अंजलि है ना, बीजू है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन हो गया, या ऑप्शन हो सकता है कि नहीं दिया गया होगा। मेरे हिसाब से तो बीना के उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पे आपके अरुण ही बैठना चाहिए, ठीक है। या अरुण नहीं, अरुण से ज्यादा यहाँ पे अरूप, देखिए ये अरूप आ रहा है ना, ठीक है, अरूप ही होगा यहाँ पे उत्तर, ठीक है ना। इसका उत्तर उत्तर अरूप होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट ठीक है, अगर अरूप है, अरूप और अरुण दोनों बैठे हैं ना, तो हम अरूप लगा लेंगे। तो सही जवाब मेरा क्या हो गया, अरूप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक गोल डायल वाली घड़ी में घंटा, मिनट और सेकेंड की 3 सुइयां है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, किसी भी घड़ी में 3 सुई होते हैं, एक घंटे का, एक मिनट का, एक सेकेंड का। तीनों सुइयां 12 बजे, ठीक है ना, 12 बजे ठीक एक के ऊपर एक होती है। जब एग्जैक्ट 12 बजता है ना, तो घंटा, मिनट और सेकेंड तीनों की सुई जो है ना, आपस में एक दूसरे के ऊपर लाई करती। तो 12:10 पे घंटा और सेकेंड वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है ना, यहाँ कोण है। तो एक चीज देख रहे, पहले हमेशा आप जब बनाते होंगे ना, तो घंटा और मिनट के बीच का डिग्री पूछा जाता था, यहाँ पे सेकंड का पूछा गया, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए मान लेते हैं, सपोज आप पढ़े होंगे कि किसी भी सर्कल में जो टोटल कोण जो होता है वो 360 डिग्री, और आपको ये भी पता है कि एक बार में पूरा जो है ना घंटा 12 घंटे पे यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक 12 घंटे में ट्रेवल कर लेती है, मिनट आवर हैंड। तो 12 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण ही ट्रेवल करती है। तो एक घंटे में कितना ट्रेवल कर रही है, 360 डिग्री बटे 12, मतलब 30 डिग्री। ये तो एक घंटे में है ना, एक घंटे में 12 घंटे में 360, एक घंटे में 30 डिग्री। और एक घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट भी, है ना। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितना, 30/60, मतलब आधा डिग्री। मतलब एक मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है, मतलब आधा डिग्री ट्रैवल करती है। और यहाँ पे कितना बढ़ा है, 12:10 में, 12 पे तो तीनों सुई एक साथ था, मतलब 10 मिनट आगे बढ़ गया। तो 12:10 का मतलब 10 मिनट घंटे की सुई चली है। तो एक मिनट में आधा डिग्री चलता है, तो 10 मिनट में कितना चल जाएगा, तो 10/आधा, 10 गुना 1/2, मतलब 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री ट्रैवल कर चुकी है। अब एक बात बताइए, 12:10 पे मान लीजिए ये है हमारा, 12:10 पे मान लीजिए आवर हैंड यहाँ पहुंचा होगा, सपोज कर लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ा है, लेकिन सेकेंड की सुई कहाँ होगी, 12:10 कम माना जाएगा जब सेकेंड की सुई एग्जैक्ट 12 पे होगी, मतलब यहाँ पे। तो इसी दोनों के कोण का मतलब बीच का कोण पूछा है। तो देखिए ये जो यहाँ तो 12 पे ही फिक्स है, यही जो हमारा 5 डिग्री ट्रेवल की है ना, यही हमारा 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री जो ट्रेवल किया है ना, वही आवर और सेकेंड के बीच का कोण है। तो सही जवाब हो गया 5 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, रमेश अपनी मासिक आय का 40% आहार पर, मतलब भोजन पे, और पास बचे शेष धन से वो 10% फोन पर, 20% बिजली के बिल पर, 10% कपड़े की धुलाई पे, और इन सब के बाद उसके पास 7200 रुपये फिर भी बच गए, तो रमेश की मासिक आय ज्ञात करना। तो ऐसा सोचिए कि रमेश, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 100 ही रुपये कमा रहा होगा, ठीक है।
100 रुपये कमा रहा है तो क्या कर रहा है, 40% भोजन पे खर्च कर रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं भोजन। भोजन पे जब 40 खर्च किया मतलब 40 रुपये खर्च कर दिया। सपोज है ना, 100 का 40% 40। क्लियर। उसके बाद कह रहा है शेष। अब शेष कितना बता, मान लीजिए कि 100 में 40 रुपये उसने खर्च कर दिया तो कितना बचा, 60 रुपया, मतलब 60%। अब 60% का मतलब 60 रुपये का 10% वो क्या खर्च कर रहा है, फोन पर। तो हम लिखेंगे फोन। तो 60 का 10% कितना होता है, 6 रुपये। मतलब 6 रुपये उसने फोन पे खर्च किया। उसके बाद 20% बिजली पे, शेष राशि का ही, अभी शेष राशि का ही चल रहा है तो 20% बिजली पे। 60 का 20% जब निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 12 रुपये। 12 रुपये इसने बिजली पे किया। 10% कपड़े पे, धुलाई पे, कपड़े धुलाई लिख देते हैं या कपड़े ही लिख देते हैं। तो 60 का 10% कपड़े पे भी, तो इसको कटा दीजिए मतलब 6 रुपये। उसके बाद उसके पास 7200 बच रहा है। तो पहले खर्च जोड़िए। खर्च कितना हो गया कि देखिए 40 + 6 + 12 + 6, क्या हो गया, 40 + 12 + 6 और +6। तो देखिए 12 12 24 और 40, मतलब ₹64। 64 रुपया व्यक्ति ने खर्च कर दिया है अपने सारे, मतलब जो भी उसके ऊपर जिम्मेदारी थी उस पर। तो उसके पास शेष राशि कितनी बची, मतलब उसका बचत 100 में 64 घटा दीजिए, मतलब 36 रुपया ही तो बचा है उसके पास। लेकिन रियल में तो 7200 बचा है। तो हम कह सकते हैं ना कि जो 7200 है ना वो कहीं ना कहीं 36 इकाई के बराबर है। और इनकम कितना है, 100। हमसे तो आ ही पूछा है ना, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए 36 दूना 72 मतलब 200, और 200 गुना 100 जो होता है वो होता है 20,000 के। मतलब रमेश की जो मासिक आय है ना वो 20,000 रुपये प्रति माह। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि एक घड़ी की वर्तमान चिन्हित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, ठीक है ना, चिन्हित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस, उसकी असली निर्माण लागत से 20% अधिक है। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो लगा था लागत मूल्य, उससे 20% अधिक है। यदि दुकानदार घड़ी को चिन्हित मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचने का निर्णय लेता है तो दुकानदार कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा। सोचिए, घड़ी को बनाने में मान लेते 100 रुपये लागत आई होगी। अब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 20% अधिक वो रख रहा है दाम, तो 120 रुपये। क्लियर। अब दुकानदार बोल रहा है कि उसको 10% कम कीमत पर, चिन्हित मूल्य से कम कीमत, तो चिन्हित मूल्य यही है। अगर इसके कम कीमत पे बेचेगा तो मतलब 120 की वस्तु को अगर 10% कम पे बेचना है तो 90% में बेचना होगा। तो 90/100, तो ये कितना हो जाएगा कटाने के बाद, 108 रुपये। अब देखिए सीधा सीधी समझिए, कोई वस्तु को बनाने में 100 रुपये लगा था और 108 रुपये में बिका है तो कितने का प्रॉफिट हुआ, ऑब्वियसली 8 रुपये का। 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 100 रुपये पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है। जो लागत मूल्य है उसी पे तो प्रॉफिट माना जाएगा ना, और इंटू 100, 100 क्यों, प्रतिशत में बदलने। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 8%। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब आप 100 लेके बनाए ना तो प्रतिशत और ओरिजिनल मान जो होता है वो सेम होता है। तो यही 8 रुपये दिख रहा था ना, ये 8% के भी बराबर है। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 8%। अगला प्रश्न है कि तीन संख्याओं का एक अनुक्रम इस प्रकार से बनाया गया है कि अनुक्रम की अगली संख्या पिछली संख्या का वर्ग है। मतलब पहली दूसरी तीसरी इस तरह है XYZ, इसका जो वर्ग है ना ये, और इसका वर्ग ये है, ऐसा दिया गया। ठीक है ना, अगली संख्या पिछली का वर्ग है, मतलब सॉरी, इसका वर्ग ये और इसका वर्ग ये, ऐसा कहा गया है। मतलब ऐसे हो सकता है 1 2 4, है ना, देखिए 1 का वर्ग 2, सॉरी 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, अच्छा ना ना 1 1 1 ही होगा ना। ऐसा हो सकता है 2 4 और 16, ये हो सकता है 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। मतलब एक बात बता रहा हूँ, संख्या एक्चुअली दिया नहीं है। इस अनुक्रम में तीन संख्याओं के कुल योग का परिणाम, अब अगर तीनों को जोड़ोगे आप तो वो 50 और 99 के बीच आएगा, ऐसा कहा गया, फिक्स नहीं बताया। तो बोल रहा है कि योग के पहले और दूसरे अंकों का अनुपात, ठीक है ना, योग के पहले अगर योग ना करो तो पहले और दूसरे अंकों का अनुपात का परिणाम कितना है। ठीक। अब एक बात समझिए कि
इसको ना ट्रेस करके बनाना पड़ेगा। मान लेते पहला संख्या 1 हो तो दूसरा भी 1 होगा, तीसरा भी 1 होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 3 आता है। 50 और 99 के बीच तो आने का सवाल ही नहीं बनता। अब सोच लीजिए कि पहली संख्या 2 होगी, दूसरी 4 होगी उसका वर्ग, और तीसरी उसका भी वर्ग, तो 16। तो 16 4 20, 2 22, भी नहीं हो रहा 50 99 के बीच। 3 ले लीजिए, 3 तिया 9, 9 नमा 81। तो इसको जोड़िए, है ना, 3 गुना 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। तो 81 प्लस 9 90, 90 प्लस 3 93। अब ज़्यादा लीजिएगा तो बहुत आगे हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यही मेरा 3 संख्या है, 3 9 और 81। पहली, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि पहले और दूसरे अंकों का अनुपात। तो पहले और दूसरे अंकों का अनुपात क्या हो जाएगा, 3/9। तो जब आप इसको कटाएंगे तो 1/3, और 1/3 को जब आप डेसिमल में बदलेंगे तो 0.33, और यही मेरा सही जवाब। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस समझने का खेल था। 4 व्यक्तियों पी क्यू आर और एस का औसत भार जो है ना 40 किलोग्राम है। मतलब 4 लोग हैं, पी क्यू आर और एस, इनका औसत भार है 40, मतलब 40 गुना 4, 160 किलो। क्लियर। क्यू का भार पी से 2 गुना है। मान लेते पी का भार यहाँ पे x किलो है, तो क्यू का भार हो जाएगा 2x। क्लियर। और क्यू का भार पी से 2 गुना और s का भार r से 10 किलोग्राम कम, और q तथा r के भार में अंतर 55 किलोग्राम है। तो p और s का किलोग्राम में भार बताना है अलग अलग। क्रमशः का मतलब पहले p का, उसके बाद s। पहला यहां तक तो आपने कर लिया, q का भार p से 2 गुना। अब s का जो भार है ना r से 10 किलोग्राम कम है। ये अभी काम का स्टेटमेंट नहीं है, यहां से चलते हैं। q और r के भारों में अंतर 55 किलोग्राम है। तो देखिए q और r में 55 किलो अंतर है, तो r कितना हो जाएगा, 2x माइनस 55। मतलब q और r को जब डिफरेंस करेंगे तो 55 आएगा। तो मतलब q अगर 2x है तो r को हम 2x माइनस 55 ले लेते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या हम r को 2x प्लस 55 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि ये नहीं बताया है कि q बड़ा है या r बड़ा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप ले तो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट आप जब जो आगे रहे ना उसको फिलहाल बड़ा मान के चलना। मतलब ये मेरा आपको एक मतलब सजेशन है, इसलिए सजेशन है क्योंकि एग्जाम में ना इसी पैटर्न पे बना हुआ है सॉल्यूशन। मतलब वो जो एग्जामिनर सेट किया है ना, वो क्यू को बड़ा मान के सेट किया होगा, ये आप तय मानिए। इन केस अगर नहीं होता है तो फिर आप कर लेना, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस 99% केस में क्यू यहाँ पे बड़ा ही होगा। ठीक है। उसके बाद है, पीछे आइए, एस का जो भार है ना वो आर से 10 किलोग्राम कम है, तो और 10 किलोग्राम कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 65, क्योंकि 2x माइनस 55 और 10 और कम करने के बाद 2x माइनस 65। अब देखिए मेरे पास सब कुछ लगभग आ चुका है। अब सबका भार दिया हुआ 160। अब इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7x, 7x और माइनस 5 5 10, 6 5 11 1 12, 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 100। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए 160 प्लस 120, और 7 इधर से डिवाइड भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 280/7, मतलब ये कट जाएगा आराम से 40 बार। तो 40 किसका भार आया, पी का। ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पी का भार और एस का। पी पहले होना चाहिए 40, तो किसी भी ऑप्शन में देखिए 40 कहाँ पे पहले है, तो इसी में। तो आप इसको टिक कीजिए, और आप चाहे तो एस का निकालिए या ना निकालिए, आपका उत्तर आ चुका है, निकाल लीजिए। तो एस का निकालिएगा, देखिए 40 गुना 2 80, 80 में 65 घटाइएगा तो 15 ही। मेरा सही जवाब क्या हो गया, 40 और 15 किलो। एक कक्षा का औसत 40 है, ठीक है ना। एक कक्षा है उसमें औसत पाया गया है 40। स्टूडेंट कितने हैं पता नहीं। कक्षा के एक छात्र को हटाने पर एक छात्र को जब कम किया गया है, तो पाया गया कि कक्षा का जो नया औसत है ना वो 30 हो जाता है। मतलब एक छात्र के हटने से औसत में 10 वर्ष की कमी हो जाती, सॉरी अंक में 10 की कमी हो जाती। यह भी देखा गया है कि इन बचे हुए छात्रों के अंकों का जो कुल योग है ना, जो बचे हुए छात्र हैं उनका जो योग है कुल अंकों का, वो पूर्ण कक्षा के कुल अंकों का 60% है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, तो मान लेते कक्षा में कुल छात्रों की संख्या x रही होगी, तो टोटल मेरा अंक कितना हो जाएगा, 40 है।
ठीक है। बाद में क्या हुआ, 30 हो गया औसत, क्यों, क्योंकि x से 1 कम हो गया था। क्या हो जाएगा, 30x माइनस, यही है ना, या 30x इंटू -1 रहने दी। अब हमसे कहा जा रहा है कि जो कक्ष, यह भी देखा गया कि इन बचे हुए छात्रों का कुल योग, मतलब ये जो कुल योग है ना, वो पूर्ण कक्षा के कुल योग का 60% है। मतलब 40x का 60% ही हमारा 30 इंटू एक्स माइनस 1 है, ये कह रहा है वो। अभी देखिए बहुत आराम आराम से कट जाएगा, चाहे तो आप ऐसे कटाइए, 30 दूना 60, 2 से ये 50 बार में कटेगा और ये 0 0 कट गया। मतलब 4x/5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 5x माइनस 5 इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5। मतलब कुल मिला के कक्षा में 5 ही छात्र थे, और यही मेरा सही जवाब है। अब कहेंगे कि इतना डिटेल से बनाने की आवश्यकता क्या थी, तो आप चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते। देखिए ऑप्शन से बहुत जल्दी बनेगा। एक कक्षा का औसत 40 है, मान लेते 10 छात्र होते, तो 40 गुना 10 कितना हो जाता है, 400। ठीक है ना, एक बच्चे कम हो गए, मतलब 9 बच्चे हो गए, तो 30 गुना 9 है ना, 270। क्या 400 का 60% 270 होता है क्या, तो 240 होता है। मतलब पहला ऑप्शन तो कभी नहीं हो। अगर दूसरे ऑप्शन से चले तो 40 एवरेज है, 8 स्टूडेंट होते तो 240, सॉरी 320। अब एक स्टूडेंट कम हो गए तो 30 हो गए, और 30 गुना 7 कितना हो जाएगा, 210। क्या 320 का 60% 210 हो सकता है, कभी कभी नहीं होगा। ये अलग वैल्यू दे रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। अगर मान लेते 5 लेते तो 40 गुना 5 कितना हो जाता है, 200। 30 हो गया औसत, एक कम करने के बाद तो 120। क्या 200 का 60% 120 है क्या, तो हाँ 120। तो हम यही ऑप्शन क्लिक कर देंगे। तो चाहे आप डिटेल से बना लीजिए या ऑप्शन से बना लीजिए, आंसर आपका 5 ही है। चलिए अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि एक रसायन विज्ञानी, ठीक है ना, एक रसायन विज्ञानी जो है, मतलब वैज्ञानिक है, वो एक घोल तैयार किया गया है, उसके द्वारा एक घोल बनाया गया है, मिश्रण बनाया गया है, जिसमें जल का आयतन, पानी का जो आयतन है ना, कुल आयतन का 30% है। मान लीजिए कि ये जल है, और मान लीजिए ये कुछ और रहा होगा, क्या लें, कुछ भी ले लेते हैं, मतलब अदर लिख देते, अदर, पता नहीं है ना। अगर जल 30 है तो जाहिर सी बात है कुछ भी जो रहा होगा दूसरा पदार्थ वो 70 रहा होगा, ये तो तय बात है। अब इस घोल में 5 लीटर जब जल डाला गया ना, तो देखा गया कि जल का आयतन 40% हो जाता है। मतलब जल कितना हो जाता है, 40। तो जल हो गया 40, तो ऑब्वियसली इधर ये 60 हो गया होगा, ठीक है ना, 60 बन गया। तो एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि प्रारंभिक घोल में जल कितना था। चलिए ये क्वेश्चन पूछता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे डाला क्या गया है, केवल जल, तो यहाँ पे ये क्यों चेंज हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए चेंज। इसका अनुपात है 3:7, है ना, देख लीजिए 0 0 कट गया, 3:7। ये कटेगा तो 20 दूना 40, 20 या 60, मतलब ये हो जाएगा 2:3। ये है पहला, ये है दूसरा। तो जब एक बात बताइए, जब आपका कुछ और दूसरा पदार्थ डाला नहीं गया तो दूसरे पदार्थ के अनुपात में चेंजेस क्यों दिख रहा है। तो इस दोनों को सेम करिए, सेम करने के लिए इसको 3 से गुना, इसको 7 से गुना, है ना। तो इसको 3 से किए तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, इसको भी 7 से करना पड़ेगा। तो एक बात देख रहे हैं कि अब क्या हो जाएगा अनुपात, 9:21, और यहाँ हो जाएगा 14:21। देखिए अब ये दोनों सेम हो गया ना, अब मेरा काम हो जाए। तो आप देख पा रहे यही 9 से 14 बढ़ा है कुछ पानी मिलाने पे। तो कितना पानी मिलाने पे बढ़ा है, 5 लीटर। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ भी 5 ही लीटर बढ़ाने पे मिला है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू और एज्यूम्ड वैल्यू, मतलब रेशियो वाला भी वैल्यू सेम हो गया। मतलब क्या है, 5 यूनिट की ही वैल्यू 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो प्रारंभ में जल की मात्रा जो ओरिजिनल वैल्यू और एज्यूम वैल्यू सेम है ना, तो प्रारंभ में जल की मात्रा 9 लीटर, तभी बाद में 5 लीटर मिलाने के बाद वो 14 लीटर। ठीक है ना, तो सही जवाब मेरा क्या हो जाएगा, 9 लीटर। तो इस तरह आज एमपीपीएससी के हम लोग एपिसोड 8 को खत्म कर चुके हैं।
अगले एपिसोड को हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, उसमें जो बचे हुए 2017 के प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 2016-15 जो भी होगा हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जब तक आप इस एपिसोड को अच्छे से देखिए, प्रीवियस एपिसोड को भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए शुक्रिया।